Hello students, welcome to the class. My name is Ashish Gupta. In this lecture, I will discuss with you crystal field theory for tetrahedral complexes. Let's see क्या होता है इस केस में. इस वीडियो को देखने से पहले octahedral complexes 601 देखना जरूरी है, right? Now we come directly for tetrahedral complexes. तो पहले देखते हैं व्हाट इज टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स. तो मान लीजिए कि मेरे पास है NiCO CO CO CO. ये मेरे पास एक टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है. इसका एक देखते हैं मॉडल देखते हैं इसका एक फॉर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस. तो ये होता है डिजाइनिंग ऑफ टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस. ऐसा क्यों नहीं? क्योंकि ऐसा अगर मैं करूंगा तो ये हो जाएगा अलोंग वाई एक्सिस. लेकिन ट्रुथ क्या है, मॉलिक्यूल अपने जगह पे फिक्स नहीं होता है कि ऐसे ही रहेगा. मॉलिक्यूल मूव करता रहता है, राइट? तो मूव करता रहता है तो मुझे मिनिमम पॉसिबल रिपल्सन लेके चलना है. मिनिमम पॉसिबल रिपल्सन लेके चलना है. अगर मैं ऐसा दिखाऊंगा इट वुड बी अलोंग वाई एक्सिस. मैं इसको ऐसा दिखा देता हूं तो कोई भी फोर में से कोई भी लिगेंड अलोंग द एक्सिस नहीं आएगा. ये लिगेंड अलोंग द एक्सिस नहीं है, ये लिगेंड अलोंग द एक्सिस. मैं ऐसा करूंगा देन इट वुड बी अलोंग वाई एक्सिस. बट मुझे क्या करना है, मिनिमम पॉसिबल रिपल्सन लेके चलना है. तो मैं इसको ऐसे दिखाऊंगा, राइट? एंगल वही रहेगा, पूरा का पूरा मॉलिक्यूल घूम रहा है, राइट? तो कोई भी अलोंग द एक्सिस नहीं है. अब बात करते हैं डी ऑर्बिटल्स की. 5 डी ऑर्बिटल्स होते हैं. 1 2 3 4 5. dxy dyz dxz dx square dash y square dz square. Between the axis, between the axis, between the axis. Two lobes along y-axis, two lobes along x-axis. dx2 dash y2. One lobe along, two lobe along z-axis and one ring around z-axis. Right? Now ligands are approaching between the axis. So these are between the axis. These three are between the axis. And because ligand approaching between the axis, so repelled more. इनका repulsion ज्यादा होगा. और these two are along the axis. Along the axis. तो इनका रिपल्सन कम होगा, लेस रिपल्सन. अब रिपल्सन के बेसिस पे डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग होती है. तो देखते हैं कि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग कैसे होती है. तो ये हो गया हमारा एनर्जी पैरामीटर, एनर्जी इंक्रीजिंग अपवर्ड. ये हो गया ग्राउंड स्टेट. अब एनर्जी इंक्रीज होगी जैसे ही लिगेंड्स पास में आएंगे. तो ये हो गया हमारा बैरिसेंटर. ये एनर्जी क्या हो गया, ये एनर्जी हो गया बैरी सेंटर. अब पांचों राइज हो गए. जिसको रिपल्सन कम होगा वो यहां से एनर्जी में कम हो जाएगा, वहां से एनर्जी में कम हो जाएगा. जिसका रिपल्सन ज्यादा होगा वो एनर्जी में राइज कर जाएगा. ऐसा ऑब्जर्व हुआ है. इसका नाम होता है, ये 3 है, इनका नाम T2Z नहीं होता, इसका नाम होता है T2, राइट? बुक्स में लिखा होगा T2Z, तो हम T2Z मान लेंगे. एग्जाम में लिखने के लिए इसको हम T2Z एक्सेप्ट कर लेंगे.
बट एक्चुअल में इसका नाम क्या है, इसका एक्चुअल नेम जो है वो है T2 है। ऑक्टाहेड्रल में क्या बोलते हैं, T2G, राइट, और इसका नाम E है। एंड ऑक्टाहेड्रल में क्या नाम था इसका, EG। इसमें ज्यादा टाइम वेस्ट करना नहीं है अपने को। चलो, जिसमें ज्यादा अल्फा न्यूमेरिक है उसमें ज्यादा ऑर्बिटल्स हैं, जिसमें कम अल्फाबेट्स हैं उसमें कम। अब ये जो डिफरेंस है ये कितना है, ये है 0.6 ऑफ डेल्टा टी। जितना टोटल ये है उसका 0.6 ये है, ऑक्टाहेड्रल में उल्टा था, राइट। और ये कितना है, ये कितना है 0.4 डेल्टा ओ। उसमें भी ये गैप T2G के लिए कम था, 0.4 था, इसमें भी T2G के लिए ये गैप 0.4 है। ऑक्टाहेड्रल में भी ये गैप 0.6 था EG के लिए, टेट्राहेड्रल में भी E के लिए ये गैप 0.6 है पर इलेक्ट्रॉन, पर इलेक्ट्रॉन। तो ये हो गया स्प्लिटिंग। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, कंपैरिजन बिटवीन डेल्टा O एंड डेल्टा T। चलो, तो कंपेयर करने के लिए डेल्टा T तो हमारे पास है, डेल्टा O का भी डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं, राइट, फिर साथ में कंपेयर करते हैं। अगर हम टोटल इलेक्ट्रॉन की बात करें 0.4 इंटू 6, अगर ये पूरा फिल होता है तो 0.4 इंटू 6 तो हो जाएगा 2.4। अगर ये पूरा फिल है 0.6 इंटू 4 तो हो जाएगा 2.4। तो ये जितना डिक्रीज हुआ है उतना ही ये इंक्रीज हुआ है। अब साथ में डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं ऑक्टाहेड्रल का, राइट। ये हो गया एनर्जी पैरामीटर, ये हो गया ग्राउंड स्टेट, ये हो गया बैरी सेंटर, और ये हो गया बैरी सेंटर से इंक्रीज, और ये है बैरी सेंटर से डिक्रीज। अगर D10 है या फिर D0 है, अगर इलेक्ट्रॉन्स पूरी तरह से फिल हैं तो जितना डिक्रीज होगा उतना ही इंक्रीज होगा। तो हम चाहे डिक्रीज की बात कर लें चाहे इंक्रीज की बात कर लें। अब देखते हैं डेल्टा T एंड डेल्टा O। 6 लिगेंड्स हम कंपेयर कर रहे हैं, डेल्टा T एंड डेल्टा O। 6 लिगेंड्स किसमें होते हैं, डेल्टा O में। इसमें कितने होते हैं, 4 लिगेंड्स। 4 लिगेंड्स किसमें होते हैं, टेट्राहेड्रल में, ठीक है। तो 6 लिगेंड्स में डेल्टा O है तो 4 लिगेंड्स में कितना हो जाएगा, डेल्टा O इंटू 4/6, मतलब 2/3 डेल्टा O। अब दूसरी बात करें, यहां पे कितने हैं, अगर पूरे फील्ड है तो इन दैट केस 6 इलेक्ट्रॉन्स। जितना टोटल रिपल्सन, अगर कंप्लीटली फील्ड है उसकी बात कर रहा हूं मैं, जितना टोटल डिक्रीज होगा उतना टोटल इंक्रीज भी होगा, ठीक है। तो क्या है, एनर्जी चेंज ऑफ 6 इलेक्ट्रॉन्स। 6 इलेक्ट्रॉन एनर्जी चेंज किसमें होता है, डेल्टा O में। और 1 2 3 4 जितना यहां पर डिक्रीज होगा उतना ही यहां पे इंक्रीज होगा। तो यहां पे कितने का एनर्जी चेंज है, जितना यहां पे डिक्रीज उतना ही यहां पे इंक्रीज, राइट। तो कितने का है, 4 इलेक्ट्रॉन का एनर्जी चेंज है। 4 इलेक्ट्रॉन एनर्जी चेंज किसमें है, टेट्राहेड्रल में है। तो कितना हो जाएगा, 6 में आ रहा है डेल्टा O, तो 4 में कितना आएगा, 4/6 डेल्टा O इक्वल्स 2/3 डेल्टा O।
टेट्राहेड्रल में इलेक्ट्रॉन के रेस्पेक्ट में डी ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन है, सेंट्रल मेटल आयन के डी ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन है, उसके बेस पे, इलेक्ट्रॉन के बेस पे कितना आ रहा है 2/3 एज कंपेयर टू डेल्टा ओ। लिगेंड्स में कंपेयर करें तो टेट्राहेड्रल जितनी एनर्जी आ रही है, जितना रिपल्सन हो रहा है ऑक्टाहेड्रल में, उसके कंपैरिजन में टेट्राहेड्रल में कितना हो रहा है 2/3 डेल्टा ओ हो रहा है, राइट। अब दोनों फैक्टर को साथ में लेके चलते हैं। Considering both the factors together, दोनों फैक्टर को साथ में लेके जाएं तो डेल्टा टी क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइज स्प्लिटिंग एनर्जी फॉर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स CFSE डेल्टा टी इज इक्वल टू 2/3 डेल्टा O इंटू 2/3 डेल्टा O। लिगैंड के हिसाब से 2/3 डेल्टा O, इलेक्ट्रॉन्स के हिसाब से 2/3 डेल्टा O। तो टोटल कितना हो गया 4/9 डेल्टा O, मतलब लेस देन 50%। सो डेल्टा T इज लेस देन डेल्टा O। अब हम यहां पे कंपेयर करें स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड एंड वीक फील्ड लिगैंड। डेल्टा ओ जब हम बात करेंगे, कंपैरेटिव बात करेंगे, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में जब डेल्टा ओ की वैल्यू कम होती थी तब पेयरिंग नहीं होती थी, राइट। अब डेल्टा टी क्या है, डेल्टा टी तो बहुत कम है, डेल्टा ओ से हाफ से भी कम है। Due to small value of delta t, due to small value of delta t as compared to delta O. In case of tetrahedral complexes, P always more than delta T। डेल्टा T की वैल्यू डेल्टा O के हाफ से भी कम है, इसलिए पेयरिंग एनर्जी हमेशा ज्यादा होती है। अब पेयरिंग एनर्जी ज्यादा होगी तो स्पिन की वैल्यू कम हो जाएगी, तो हम क्या बोलेंगे लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। अगर पेयरिंग एनर्जी ज्यादा होगी तो ड्यू टू हाई वैल्यू ऑफ P as compared to delta T, pairing do not take place, do not take place। क्यों? क्योंकि लो एनर्जी वाला ऑप्शन ही प्रेफर किया जाता है, तो पेयरिंग करने के लिए ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी एज कंपेयर टू डेल्टा टी, राइट। सो पेयरिंग विल नॉट टेक प्लेस। पेयरिंग only after all the d orbitals are half filled, half filled। पेयरिंग डू नॉट टेक प्लेस मतलब अनपेयर्ड है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन result in high value of spin, so
tetrahedral complexes are always high spin complex. तो हमेशा हमें पहले सिंगल फिल करना है, जब सिंगल फिल हो जाए उसके बाद फुल फिल करना है। तो चाहे स्ट्रॉन्ग लिगेंड हो चाहे वीक लिगेंड हो, इसमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, राइट। तो ये सारे पॉइंट्स थे अबाउट टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। तो बस लेक्चर में इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।